प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा सब्जेक्ट है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का टॉपिक है शिक्षक शिक्षा के आधारभूत तत्व। शिक्षक शिक्षा के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं? उन आधारभूत तत्वों के माध्यम से हम शिक्षा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, शिक्षा की ओर झुकाव कर सकते हैं, उन आधारभूत तत्वों को शिक्षकों को समझाना अति आवश्यक हो जाता है। शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम में, अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम में आधारभूत तत्वों को जानना अति आवश्यक हो जाता है। इसी के आधार पर हम एक एक बिंदु पर आज चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु है शिक्षक शिक्षा में तकनीक का प्रयोग। शिक्षक शिक्षा में तकनीक का प्रयोग, शिक्षक शिक्षा के आधारभूत तत्वों की जब हम चर्चा करते हैं तो शिक्षक शिक्षा में तकनीक का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सके, कैसे हमें तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, अध्यापक में ये किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, शिक्षण में किस प्रकार से लाभदायक हो सकता है, बच्चे इसका उपयोग किस प्रकार से ले सकते हैं। अध्यापक पहले तकनीकी के प्रयोग को जाने, इसलिए शिक्षक शिक्षा के आधारभूत तत्वों में जोड़ा गया है कि हमें तकनीकी से जोड़ना चाहिए। आज वैज्ञानिक युग है, तकनीकी युग है। अध्यापकों को इसकी जानकारी के लिए हमें इन आधारभूत तत्वों को जानकारी रखते हुए हमें इनसे जुड़ना चाहिए, ताकि हम विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान के माध्यम से अच्छा शिक्षण करा सके, अच्छा अधिगम करा सके, बच्चे अधिगम ठीक प्रकार से अधिगम कर सके, सीख सके, और शिक्षण के दौरान जो भी नए नवाचारों के द्वारा जो कार्यक्रम है उनको वो जान सके और सीख सके और अपने शिक्षा को वो पूरा कर सके। इस प्रकार के कार्यक्रमों में जब अध्यापक शिक्षा की हम चर्चा करते हैं, शिक्षक शिक्षा के आधारभूत तत्वों की चर्चा करते हैं, तो पहले बिंदु के हिसाब से हमें शिक्षक शिक्षा में तकनीक का प्रयोग होना आना चाहिए, ताकि इसकी ओर हम झुकाव करें, अध्यापकों को इसकी ओर के आगे बढ़ाएं, ताकि अध्यापक तकनीकी ज्ञान से अवगत हो सके और तकनीकी ज्ञान का प्रयोग वो विद्यालय में, महाविद्यालय में, प्रशिक्षण संस्थाओं में जाकर के इसका प्रयोग करें, ताकि छात्रों को उनसे जोड़ करके और तकनीकी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के OHP, स्लाइड प्रोजेक्टर या अन्य जो भी संसाधन है या वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम उनको पढ़ा सके। ऐसे कई प्रकार के कार्यक्रमों से जोड़ने का कारण भी ऐसे तत्वों को हमें जो शिक्षा के तत्व उनको झुकाव के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, आधारभूत तत्वों को हम जोड़ते हैं, जिसमें तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है क्रियाशीलता की ओर झुकाव। क्रियाशीलता की ओर भी झुकाव हमें समय समय पर अध्यापक को करना चाहिए, तो क्रियाशील जब तक अध्यापक नहीं रहेगा, हमेशा पढ़ते हुए रहना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए रहना चाहिए, कार्य में क्रियाशील रहना चाहिए, और बालक और अध्यापक में क्रियाशीलता बनी रहनी चाहिए, ताकि ये कार्यक्रम जो शिक्षा के आधारभूत तत्वों का जो हमारा कार्य है उसके अनुसार हम चल सके। जो भी हमारी पढ़ाई है, जो भी हमारा कार्यक्रम है, उसके अनुसार हम बच्चों को शिक्षा से जोड़ सके। इस प्रकार के कार्यक्रम के अनुसार देखें तो कई प्रकार का कार्य हमें देखने को मिलता है। तो क्रियाशीलता की ओर भी झुकाव भी एक प्रकार का माध्यम है, जिसके माध्यम से हम इस प्रकार का कार्यक्रम चला सकते हैं। तीसरा है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। शिक्षण अधिगम सामग्री का भी प्रयोग हमें जो भी अध्यापक शिक्षा के आधारभूत तत्वों के माध्यम से अगर बात करें तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग भी हमें समय समय पर अध्यापकों को बताते रहना चाहिए। हमें अध्यापकों को सीखना चाहिए कि शिक्षण अधिगम सामग्री से हम बच्चों को पढ़ाएं, उसका अच्छा ज्ञान दें, अच्छा शिक्षण करवाएं, क्योंकि अधिगम सामग्री के द्वारा, शिक्षण सामग्री के द्वारा अगर हम बालकों को सिखाएंगे या पढ़ाएंगे तो बालकों का स्थायी ज्ञान होगा। इसलिए रुचि पूर्वक बालक पढ़ पाएंगे, और बालक अच्छे रुचि से जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तो स्थायी ज्ञान उनको प्राप्त होगा, अच्छा विषय का उसको ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए हमें
शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा विद्यालय में, महाविद्यालय में या प्रशिक्षण संस्थानों में ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और भावी अध्यापकों को, जो आने वाले टीचर हैं, बनने वाले टीचर हैं, जो भी सेवा में जाने वाले टीचर हैं, उनको इन सारी चीजों से अवगत कराना चाहिए ताकि वो शिक्षण अधिगम सामग्री को बनाना जान जाए और बनाने के पश्चात उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, कैसे उसका प्रस्तुतिकरण किया जाए, किस प्रकार से बालकों को समझाया जाए, ये सभी बातों को जानना अति आवश्यक एक टीचर के लिए हो जाता है। इसलिए अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों में अगर हम बात करें आधारभूत तत्वों की, तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना भी एक अध्यापक के लिए आना जरूरी हो जाता है। और अध्यापक का प्रयोग करना ही आना जरूरी नहीं हो जाता है, अधिगम सामग्री के अनुसार हमें शिक्षण अधिगम सामग्री जो कि हमें बनाना चाहिए, विद्यार्थियों को इस प्रकार की अधिगम सामग्री का प्रयोग छात्रों को करें, टीचिंग एड का प्रयोग करें ताकि विद्यार्थियों को वो लाभ प्राप्त हो सके, स्थायी ज्ञान प्राप्त हो सके। उनका प्रयोग करने का तरीका अध्यापक को आना चाहिए, किस प्रकार उसका प्रस्तुतिकरण किया जाए, किस प्रकार सामग्री को, सहायक सामग्री को समझाया जाए, इस सारा जो क्रिया विधि है वो हमारी जो आधारभूत तत्व है वो एक शिक्षक में विभिन्न प्रकार को गुणों को लेते हुए हमें ये समझना चाहिए कि शिक्षक में ये ज्ञान होना चाहिए। अगला है ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना। ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए भी हमें इन सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। ज्ञान का स्थायित्व तभी प्रदान किया जा सकता है जब अच्छा ज्ञान एक टीचर देगा, सहायक सामग्री के माध्यम से बढ़ाएगा, स्थायी ज्ञान उनको प्राप्त होगा। इसलिए हम शिक्षक शिक्षा के अगर झुकाव चाहते हैं, अध्यापकों को अच्छा बनाना चाहते हैं, आज प्रशिक्षण संस्थानों में अच्छे अध्यापक टीचर तैयार करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें इन सारी चीजों को समझाना अति आवश्यकता हो जाएगा कि ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए हमें सहायक सामग्री को समय पर प्रयोग करें और प्रयोग करते हुए हमें इस प्रकार के ज्ञान से विद्यार्थियों को अवगत कराएं, प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराएं कि उसका ज्ञान स्थायित्व हो सके, वो अच्छा टीचर बन सके, समाज में उसका नाम हो सके और उसके अच्छी विषय वस्तु याद हो सके ताकि विद्यार्थियों को वो जब भी सेवा में जाए अच्छा लाभ दे सके। इन सारी दृष्टि को देखते हुए हमें आधारभूत तत्वों के, मूल तत्वों की हम बात कर सकते हैं, जिसमें ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना भी एक हमारा मूल तत्व कहलाता है। अगला है शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान कार्य। शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान कार्य बहुत जरूरी है। आज अध्यापक शिक्षा की अब अगर हम बात करें, शिक्षक शिक्षा की बात करें, तो अनुसंधान होना बहुत जरूरी हो जाता है। आज विभिन्न प्रकार की ऐसी जो भी हमें आवश्यकता है, खोज की आवश्यकता है या अनुसंधान की आवश्यकता है, तो ऐसे कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ अनुसंधान होना अभी बाकी है। अध्यापक शिक्षा का जो क्षेत्र है, जहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती रहती है, शिक्षा से संबंधित समस्याएं, बालकों से संबंधित समस्याएं या अन्य वातावरण से संबंधित समस्याएं या मनोवैज्ञानिक समस्याएं या विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीयवाद की समस्या, ये सारी समस्या शिक्षा से जुड़ी हुई रहती है। हमें इन चीजों को देखते हुए अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान कार्य को भी आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अध्यापक को अच्छा तैयार करना हो तो अध्यापक को समाधान करना आना चाहिए, अनुसंधान करना आना चाहिए। जो भी अनुसंधान जब अध्यापक करेगा तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत होगा, अवगत होने के बाद उसका समाधान करने का वो प्रयास करेगा। इसलिए जब तक वो अनुसंधान नहीं करेगा, खोज नहीं करेगा, रिसर्च नहीं करेगा, तब तक उसकी समस्याओं को उनको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए समय समय पर अगर हम समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो हमें एक्शन रिसर्च को भी जानना होगा, क्रियात्मक अनुसंधान को भी जानना होगा, ताकि समय पर हम उनका समाधान कर सके। एक अध्यापक को चाहिए कि वो क्रियात्मक अनुसंधान को जाने ताकि विद्यालय में या विद्यार्थियों की उस समय जो भी समस्याएं आती है उनका तुरंत उसका समाधान कर सके। ऐसे अनुसंधानों की आवश्यकता या रिसर्च की आवश्यकता या खोज की आवश्यकता का अध्यापक शिक्षा हमें बहुत जरूरी है। और इन खोजों के बारे में अध्यापकों को, इन रिसर्च के बारे में अध्यापकों को जोड़े रखना चाहिए। हमें आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उन्नति करने के लिए, उनके जो भी डिग्रियों में प्रगति करने के लिए या उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के अनुसंधान से हमें जुड़े रहना चाहिए, ताकि हमें विभिन्न प्रकार की नई जानकारी हमें उपलब्ध हो सके और इसका लाभ विभिन्न अध्यापकों को मिल सके, छात्रों को मिल सके और समाज और राष्ट्र में अच्छा वो उपयोगी साबित हो सके। इसलिए हमें
शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान कार्य को भी बढ़ावा देने का कार्य भी हमारे अध्यापक शिक्षा के आधारभूत तत्वों के अंतर्गत हम ले सकते हैं। अगला है प्रयोगात्मक कार्यों में। प्रयोगात्मक कार्यों को भी हमें समय समय पर महत्व देना चाहिए। कई प्रकार के हम देखते हैं कि अध्यापक शिक्षा का जब ट्रेनिंग देते हैं या प्रशिक्षण देते हैं तो कई ऐसे जो कार्य है प्रयोगात्मक कार्यों को हमें महत्व देना चाहिए कि वो विद्यालय में जाकर के इन कार्यों को करें। कार्यों को करने के पश्चात विद्यार्थियों को फीडबैक लें। फीडबैक लेने के पश्चात वो किस प्रकार से बालक आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब भी अध्यापक कोई भी विद्यालय से जुड़ता है, पढ़ाने के लिए जा रहा है या प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ है तो प्रयोगात्मक कार्य को महत्व देना चाहिए। कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि बच्चों को इस प्रकार से प्रयोगात्मक करवाए, इस प्रकार के प्रोजेक्ट बनवाए, इस प्रकार से कार्य करवाए कि बच्चे उसमें आपस में समन्वय कर सके, आपस में जुड़ सके और आपस में क्रियाशील रह सके। इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमें प्रयोगात्मक कार्य को महत्व देना भी हमारे आधारभूत तत्व में आता है। अध्यापक शिक्षा का जो कार्यक्रम बनाया गया है, अध्यापक शिक्षा की ओर झुकाव देने के लिए हमें ये सारी चीजों के आधारभूत तत्वों को हम बताते हैं कि किस प्रकार बालक अध्यापक शिक्षा से जुड़े और अध्यापक शिक्षा से जुड़ने के बाद एक अच्छा अध्यापक वो बने और इस कार्यक्रमों को जाने, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाना जाने, विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाना जाने, सहायक सामग्री बनाना जाने और अपनी विषय वस्तु की ठीक तैयारी किस प्रकार से वो कर सके ये पढ़ाना जाने और बच्चों को किस प्रकार से अच्छा शिक्षण दे सके, ये सारी क्रियाविधि वो जानेगा तभी एक अच्छा अध्यापक बन सकेगा। इसलिए हमें प्रयोगात्मक कार्यों की ओर भी महत्व देना चाहिए। समय समय पर विद्यालय में, महाविद्यालय में, प्रशिक्षण संस्थानों में या विश्वविद्यालय में ऐसे कार्यक्रम, ऐसे अनुसंधान, ऐसी गोष्ठियां, ऐसे विभिन्न प्रकार के नवाचारों के युक्त हमारे प्रयोगात्मक कार्य करवाने चाहिए ताकि उनको महत्व देते हुए बालक उनसे सीख सके, भावी अध्यापक सीख सके और अध्यापकों को इन कार्यक्रमों की ओर, अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम की ओर झुकाव उनकी ओर आकर्षित करने के लिए हम उनको बातों को बता सके। ऐसी आधारभूत तत्वों के बारे में भी हम उनसे जोड़ सकते हैं, इसलिए प्रयोगात्मक कार्यों के बारे में इसमें बताया गया है। अगला है संप्रेषण की व्यापकता। संप्रेषण की व्यापकता भी इसमें बहुत जरूरी हो जाती है। शिक्षक शिक्षा के आधारभूत तत्वों की अगर हम बात करें तो संप्रेषण बहुत जरूरी है। हमारा संप्रेषण ठीक प्रकार से होगा, अध्यापक का संप्रेषण ठीक प्रकार से होना चाहिए। ये बात हम बताते हैं कि जब तक अध्यापक की बातें विद्यार्थी तक नहीं पहुंच पा रही है तो हमारा शिक्षण बेकार है। इसलिए हमें अध्यापक को चाहिए कि अपने संप्रेषण को अच्छा बनाए, अपने व्याख्यान पद्धति से वो ठीक प्रकार बालकों को समझाए कि पीछे बैठे वाले छात्र भी उनकी बातों को ठीक प्रकार से सुन सके। ये सारी व्यवस्थाओं को देने के लिए संप्रेषण की व्यापकता बनाना अति आवश्यक हो जाता है। जब तक संप्रेषण नहीं होगा, आपस में विद्यार्थी और अध्यापक ठीक प्रकार से बातों को आदान प्रदान नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक हमारी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए हम संप्रेषण की व्यापकता को बढ़ाना भी हमारे आधारभूत तत्वों के अंतर्गत आता है कि शिक्षा की ओर किस प्रकार से बालक जुड़ सके, झुकाव ले सके, अच्छे अध्यापक बनने के लिए किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, किस प्रकार का संप्रेषण होना चाहिए, समझाने का तरीका क्या होना चाहिए, विषय वस्तु को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चे किस प्रकार से समझ सकते हैं। ऐसे संप्रेषण जो पीछे बैठे वाले छात्रों को, आगे बैठने वाले छात्रों को, मध्य में बैठने वाले छात्रों को, जो भी अध्यापक कुछ बातें बता रहा है, जो भी प्रशिक्षक कोई बातें बता रहा है, वो उन तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही और उनकी भाषा शैली ठीक प्रकार से होनी चाहिए। ये सब संप्रेषण की व्यापकता के अंतर्गत आती है। इसलिए हमें अध्यापक शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए, शिक्षक शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए हम व्यापकता का भी ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। अगला है शिक्षक शिक्षा में योजना। शिक्षक शिक्षा में योजना बनाना भी एक कार्यक्रम होता है। जब भी हम किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में, प्रशिक्षण संस्थानों में या भावी अध्यापक किसी विद्यालय में नियुक्त होकर के जाते हैं तो वो अध्यापकों के लिए योजना बनाने का तरीका आना चाहिए। जिस पाठ को वो पढ़ाने के लिए जा रहा है उसकी योजना प्रारूप पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए ताकि अध्यापक जब भी क्लास में जाए बच्चों को ठीक प्रकार से ज्ञान दे सके, उस योजना के मुताबिक दे सके, उस विषय वस्तु के मुताबिक दे सके कि वो तैयार करके लाया। इसलिए शिक्षक शिक्षा में योजना बनाने के कार्यक्रम भी, हमारा प्रारूप बनाने के कार्यक्रम भी होता है। ऐसे शिक्षकों से इन प्रारूपों को जोड़ने के लिए सिखाया जाना चाहिए
ताकि अध्यापन प्रारूप बनाना सीख जाए और योजना बनाना सीख जाए और अच्छे जो शिक्षण का कार्य है वो विद्यालय में प्रशिक्षण संस्था में जाकर के कर सके। इसलिए शिक्षक शिक्षा की योजना बनाना, अध्यापक शिक्षा की योजना बनाना उनको आना चाहिए कि हमारे फर्स्ट कालांश में, सेकंड कालांश में, थर्ड कालांश में कौन कौन सी विषय वस्तु को हमें पढ़ाना है, कब विद्यार्थियों को कैसे खेल का कार्यक्रम रखना है, कौन सा कालांश खेल का रखना चाहिए, ये सारे प्रकार की प्राय योजना योजना हमें पहले से बनानी चाहिए। ये सारा कार्य भी अध्यापक को होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान भी उसके अनुसार उसको समाहित करना चाहिए। तो ये शिक्षक शिक्षा की योजना बनाने का कार्यक्रम भी हमारे इसके अंतर्गत माना जाना चाहिए। इसलिए शिक्षक शिक्षा के आधारभूत तत्वों में ये भी योजना का कार्यक्रम प्लानिंग करना भी एक विभिन्न प्रकार की योजना है कि हम किसी भी कार्य को करने से पहले हमें प्लानिंग कर लेनी चाहिए, योजना बना लेनी चाहिए। जब तक हम किसी कार्य को प्लानिंग के अनुसार नहीं चलेंगे, हमारी जो कार्यक्रम वो असफल माना जाएगा। इसलिए कार्यक्रम को करने से पहले योजना बनाना अति आवश्यक हो जाता है। वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, जब तक हम योजना को प्लानिंग के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तब तक वो कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें शिक्षा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा का आधारभूत तत्वों से जुड़ने के लिए, जानने के लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी चाहिए कि शिक्षा को विद्यार्थियों को किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं। अच्छे अध्यापक बनाने के लिए प्रशिक्षक जो टीचर है उनके द्वारा ट्रेनर जो टीचर बनना चाहते हैं उनको किस प्रकार से ज्ञान हम दे सकते हैं, ये सारी चीजें इस योजना के मुताबिक चलती है। इसलिए आधारभूत तत्वों में ये भी एक बिंदु आता है। अगला है शिक्षण कौशलों का विकास। शिक्षण कौशलों का विकास भी एक बहुत जरूरी हो जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। अध्यापक जब बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो शिक्षण कौशलों का विकास उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जब तक शिक्षण कौशल उनको नहीं बताएंगे, शिक्षण कौशलों का ज्ञान नहीं देंगे, तब तक वो शिक्षण के गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता, अध्यापक गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षण कौशलों का ज्ञान बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे कई प्रकार के शिक्षण कौशल है, उनको हम समझाते हैं, उनको किस प्रकार से शामपट पर प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से उदाहरण देना चाहिए, किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से व्याख्यान करना चाहिए, किस प्रकार से प्रश्न करना चाहिए, किस प्रकार से उद्दीपन कौशल का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई बालक सही जवाब दे रहा है तो किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, किस प्रकार से विषय वस्तु को पढ़ाने के बाद उनसे हम प्रश्न कौशल के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं, वो भी हमें आना चाहिए। पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान जोड़ने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न भी हम कर सकते हैं, वो भी प्रस्तावना कौशल का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण कौशल का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। शामपट कौशल के लिखने के लिए शामपट कौशल का भी प्रयोग कर, ये सारे जो कौशल हैं उन कौशलों को जानने एक अध्यापक के लिए जरूरी हो जाता है। ये सब अध्यापक शिक्षा के आधारभूत तत्वों के अंतर्गत आता है। इसलिए शिक्षण कौशलों का विकास करना भी हमारा बहुत कार्य होता है कि बालकों के एक बालकों को इन सारे कौशलों को हम सिखाएं और सीखने के पश्चात जब भी वो अध्यापक बने इनका प्रयोग वो स्कूल में जाकर के करें और विद्यार्थियों को इसके माध्यम से पढ़ाएं तो विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम है उनके आधारभूत तत्वों को किस प्रकार से इस शिक्षा की ओर हम झुकाव कर सकते हैं, उनको उनकी ओर आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से इस विषय की ओर जोड़ सकते हैं, ये हमारा इसके अंतर्गत कार्यक्रम रहता है। आधारभूत तत्वों का ये मतलब रहता है कि हमें इनकी ओर झुकाव करना, उनसे जोड़ना, शिक्षक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को जोड़ना और अध्यापक शिक्षा का जो कार्यक्रम उनसे जुड़ना, ताकि अध्यापक शिक्षा के जो गतिविधियों को वो जानते हुए इन तत्वों को जान जाए। इस प्रकार से विकास की ओर हम देख सकते हैं। तो ऐसे कौशलों को सीखना भी अति आवश्यक हमारा हो जाता है। अगला है प्रतिभाशाली या प्रभावशीलता की ओर झुकाव। प्रभावशीलता की ओर झुकाव भी हमारा एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम रहता है कि प्रभावशीलता की ओर झुकाव भी हमारा के कितना प्रभावशीलता हम अध्यापक को एक विद्यार्थी के लिए विषय वस्तु के अंतर्गत दिखानी चाहिए। जब तक विषय वस्तु की तैयारी ठीक प्रकार से होगी तभी प्रभावशीलता बनेगी। हमारी तैयारी में व्याख्यान पद्धति के द्वारा हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और व्याख्यान पद्धति की तभी हमारा संपन्न होगा कि हम व्याख्यान देना जानेंगे। हम व्याख्यान पद्धति के माध्यम से कम विषय वस्तु को अधिक बना सकते हैं और अधिक विषय वस्तु को कम कर सकते हैं। तो ये सब तभी संभव होगा जब हमें व्याख्यान
कहना या व्याख्यान देना आना होगा। एक लेक्चर मेथड का कार्यक्रम ये होता है, एक प्राध्यापक का कार्य ये होता है, एक टीचर का कार्यक्रम होता है कि वो व्याख्यान देना आना चाहिए। विद्यार्थी को प्रभावशीलता तभी रह सकती है, प्रभावशीलता के झुकाव तभी रह सकता है कि उसका अच्छा ज्ञान होगा और उसको विषय वस्तु का अच्छा गहरा ज्ञान होगा, तभी बालकों को वो ठीक प्रकार से जोड़ सकेगा, प्रभावशीलता छोड़ सकेगा, अपने विषय वस्तु को समझा सकेगा। ये भी कार्यक्रम इसके अंतर्गत बताया जा सकता है। अगला है सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग भी हमें अध्यापक को जोड़े रखने के लिए बहुत जरूरी है। अध्यापक को ये ज्ञान जरूरी है, सूक्ष्म शिक्षण आना जरूरी है। हम छोटी छोटी पाठ्य योजनाओं को बना करके 5 से 10 मिनट की पाठ्य योजना हम इसमें बनाते हैं, 5 से 10 विद्यार्थियों में इस पाठ्य योजना को बनाते हैं, ताकि सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से हम विद्यार्थियों, भावी शिक्षकों को इन कार्यक्रमों से जोड़ सकें, ताकि एक एक कौशल इस सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से समझाने के बाद, सीखने के पश्चात एक एक कौशल को वो सीखे। इस प्रस्तावना कौशल के अनुसार हम सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से प्रस्तावना कौशल बनाना सिखाते हैं, व्याख्यान कौशल बनाना सिखाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न कौशल बनाना सिखाते हैं, या अन्य जो भी हमारे कौशल है जो निर्धारित किए गए, उन कौशलों को हम प्रयोग करके, सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम कम समय के लिए, कम छात्रों में और कम विषय वस्तु के लिए जो पाठ्य योजना तैयार करते हैं उसको हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। इसलिए इसको प्रयोग करने के लिए हम विद्यार्थियों को, भावी अध्यापकों को हम इसको समझाते हैं। तो ये आधारभूत तत्वों को अगर हम बात करें तो ये भी सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग करना उनको आना चाहिए, इसलिए हमें इसके लिए झुकाव करते हैं। मनोविज्ञान का व्यापक प्रयोग भी हमें इनके लिए आना चाहिए। छात्रों की रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता बालक की देखते हुए अध्यापक में भी ये गुण आने चाहिए, ताकि बालकों की रुचि को जान सके, अभिरुचि को जान सके, योग्यताओं को पहचान सके, उसके अनुसार उनको शिक्षण कराना चाहिए। जब तक अध्यापक में ये ज्ञान नहीं होगा तब तक वो बालकों की पहचान नहीं कर पाएगा। इसलिए भावी अध्यापकों में ये जानना अति आवश्यक है, उनको भी मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। इसलिए शिक्षक शिक्षा के आधारभूत तत्वों को जानना आज की शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने एक एक चीज को आपको इसमें समझाने का जो माध्यम है उसको समझाने का प्रयास किया है। आपने इनको एक एक बिंदु को धैर्यपूर्वक समझा होगा, सुना होगा, और सुनते हुए आप अच्छे अंकों से इसको पढ़ करके अच्छे अंक लाएंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।